हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका दोबारा से हमारे इस यूट्यूब चैनल इजी लर्न में, जहां आपको एक सेशन दिया जा रहा है। इस नए सेशन में 2026 और 27 के लिए एक हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें साइंस और मैथ आपको पढ़ाया जाएगा, 10th का। और बोर्ड तक हम आपका साथ देंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप भी हमारा साथ देंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने साइंस की पढ़ा था कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं। आगे हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कौन कौन सी होती हैं हमारी, आज पढ़ेंगे। तो आज की हमारी इस सीरीज के अंदर जो टॉपिक है हमारा पहला, वो है कि नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी है। तो उसका नाम है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन की अगर बात की जाए, तो देखिए जो कॉम्बिनेशन था हमारा, तो हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ी थी। उसमें देखा था कि जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में मिलते हैं और एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, तो वो कहलाती है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। वहीं अगर इसका उल्टा हो जाए, सपोज एक सब्सटेंस के टूटने पर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस बन जाएं, तो उसको हम बोलेंगे क्या? डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। अब अगर हम बात करें इसकी डिफाइन की, तो हम कह सकते हैं कि रिएक्शंस इन विच a substance is break down into two or more substances, then it is known as decomposition रिएक्शन। एक सब्सटेंस जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में टूट जाता है, तो वो कहलाती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये जो रिएक्शन होती है, इसमें हम किसी ना किसी फॉर्म में एनर्जी देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो होती है रिएक्शन, वो किससे होती है? बाय एक्शन ऑफ कुछ भी एनर्जी होती है हमारी, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। तो तीन टाइप की हमारी एनर्जी है जिससे ये टूटती है। तो इस रिएक्शन को भी हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन को अगर हम डिवीजन देखें इसकी, तो हम कह सकते हैं कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन कितने टाइप की हो गई? तीन टाइप की। फर्स्ट, बाय हीट, इसको बोलेंगे हम थर्मल डीकम्पोजिशन। सेकंड, बाय लाइट, इसको बोलेंगे हम फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। और थर्ड इज बाय इलेक्ट्रिसिटी, इसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। तो ये बेसिकली हमारी तीन टाइप की रिएक्शंस हैं। तीन डीकम्पोजिशन होती हैं: थर्मल डीकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। तीनों को हम वन बाय वन पढ़ेंगे, इनके एग्जांपल्स देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभार ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन सीधे 5 मार्क्स में भी आई है, कि पूरा एक्सप्लेन करने के लिए आ गया कि आपका डीकम्पोजिशन बताइए, कितने टाइप्स होते हैं, विद एग्जांपल बताइए। तो ये 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन बन जाता है, कई बार 3 मार्क्स में बनता है। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में आती है ये। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम इसमें। स्टार्टिंग करते हैं हमारी थर्मल डीकम्पोजिशन से।
इसकी अगर बात की जाए कि क्या होती है, तो इसको डिफाइन करते हैं हम, रिएक्शंस इन विच a substance is break down into two or more substances by action of हीट। यहाँ पे जो लास्ट का वर्ड है ना, बाय एक्शन ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी या लाइट, सिर्फ डिफाइन तीनों में सेम रहेगी, बस यहाँ पे एक्शन जो है सबके वो चेंज हो जाएंगे। थर्मल डिकम्पोजिशन में किसकी वजह से होता है रिएक्शन? हीट की वजह से। कैसे होता है देखिए जरा। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं जो हमने पहले भी पढ़ा था, वो था CaCO3। इसको अगर हम हीट करें तो ये हो जाता है CaO+CO2। अगर कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। नाम क्या है इसका? कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। और CO2 आपको पता ही ऑलरेडी क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड। और भी एग्जांपल इसके, ठीक है। अच्छा ये याद रखिएगा कि जिस एग्जांपल के अंदर मैं आपको स्पेशली कलर के बारे में बताऊं कि ये कलर किस में चेंज होता है, वो आपको खास तौर से याद रखना है, बिकॉज इनमें से क्वेश्चन कंसेप्चुअल बनते हैं। ठीक है, तो कलर आपको रिएक्शंस के याद रखने हैं। मैंने पहले भी कहा था कि हमारा मेन मोटो है कंसेप्ट को याद रखना। ठीक है, रट्टा मारना नहीं है हमें। अब देखिए, सेकेंड एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपको। FeSO4। FeSO4 जो होता है इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट, जो कि इसके क्रिस्टल्स ग्रीन कलर के होते हैं अगर क्रिस्टल की फॉर्म में, तो अगर सॉल्यूशन की फॉर्म में है, ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन ग्रीन कलर का होगा। ठीक है। जब इसको हीट करते हैं तो Fe2O3 बनता है। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 एंड प्लस SO3। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड बनता है जो कि ब्राउन से शेड का निकलता है। ठीक है, और इन दोनों में खास बात क्या होती है कि इसके अंदर स्मेल आती है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, बेटा नाम याद रखने में थोड़ी मुश्किल आएगी आपको, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप लोग इतनी रिएक्शंस पढ़ेंगे एक साथ, तो थोड़ा हो सकता है कि मुश्किल आए, बट इतना मुश्किल नहीं होगा कि आप कर ना पाए। तो इसलिए में हम धीरे धीरे चल रहे हैं, बिल्कुल कि आराम आराम से चलेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे आराम से, ताकि आप उसको रिवाइज कर सकें आराम से। ठीक है, हम लोग जो क्लास डाल रहे हैं, मैं आपको दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ कि TTS में हम लोग साइंस पढ़ाएंगे, MWF में मैथ चलेगा हमारा। ठीक है, तो अल्टरनेट में आपकी क्लास होगी ताकि आपको रिवीजन का मौका मिले प्रॉपर। मैथ्स के अंदर भी आपकी अल्टरनेट क्लास होगी, संडे ऑफ रहेगा जैसे ऑफलाइन ट्यूशन में होता है हमारा। ठीक है, बाकी अगर आप कहेंगे, कोई कमेंट करेंगे, कुछ डाउट है, तो इसके लिए स्पेशल हम संडे को क्लास रख देंगे, या संडे को हम वीडियो डाल सकते हैं उसकी, अगर कोई कमेंट आता है स्पेशली तो। इन दोनों के निकलने पर, दोनों ही गैस की फॉर्म में है, दोनों गैस होती हैं, तो इनके निकलने पर स्मेल आती है, स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। अब अगर सल्फर के जलने की स्मेल बताऊं मैं आपको, तो बेसिकली देखिए कि सल्फर को, स्मेल को हम लिख के नहीं बता सकते। अगर मैं आपको कहूँ कि स्मेल ऐसी होती है, तो वो पॉसिबल नहीं है बताना, लेकिन आपको एक आइडिया देता हूँ कि कैसी होती है उसकी स्मेल। देखो, आप लोगों ने, सभी ने, मोस्टली बच्चों ने, ठीक है, मैं एक हिंदी की बात करता हूँ, दिवाली पे ना आपने वो फोड़ा होगा, नाल आती है आजकल ना, बहुत ट्रेंड में चल रही है। ट्रेंड चलता है उसका, नाल के अंदर वो कुछ डालते हैं मसाला सा, और उसमें उसको फोड़ते हैं, आवाज होती है। तो उस मसाले के अंदर डाला जाता है गंधक पोटाश, बोलते हैं उसको, ठीक है, हिंदी में, नॉर्मल आम भाषा में गंधक पोटाश, गंधक पोटाश। तो बेसिकली उसमें जो गंधक होता है, वो गंधक गंधक होता क्या है एक्चुअली? सल्फर। तो वो जो गंधक होता है या सल्फर होता है, आपने जब नाल फोड़ी है तो उसका जो धुआं निकलता है,
उसमें जो स्मेल आती है ना हल्की हल्की, सल्फर की स्मेल लगभग लगभग वैसी सी होती है जलने की। तो ऐसी स्मेल जब आपको आएगी, जलने वाली स्मेल, ठीक है, तो वो स्मेल किस वजह से आती है हमारी, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड की वजह से। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज का। अब सपोज आपको एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि कोई ग्रीन कलर का कंपाउंड है, उसको हीट किया गया और सल्फर के जलने की स्मेल आई, क्वेश्चन आया, तो आपको एकदम से माइंड में क्लिक होना चाहिए कि हाँ ये रिएक्शन वही है हमारी एनसीईआरटी की, कि यहाँ फेरिक सल्फेट जला था और उससे फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड बनी थी। तो आपको ना बस कलर का नाम लेते ही और स्मेल जो डायग्नोज हुई हमारी उसका नाम लेते ही क्लिक हो जाना चाहिए माइंड में कि हम कौन सी रिएक्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट रिएक्शन लिखने के लिए नहीं आएगी, या डायरेक्ट पूछा नहीं आएगा आपसे, ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है। तो उस क्वेश्चन जो घूम के आएगा, उसके लिए आपके कंसेप्ट, आपके जो मेमोरी है वो शार्प रहनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, जो हमने बैलेंसिंग के टाइम पे भी किया था। जो है हमारा लेड नाइट्रेट। आप लोगों को याद होगा, जब हम बैलेंसिंग कर रहे थे तो उस टाइम पे मैंने इसकी रिएक्शन लिखवाई थी आपको, लेड नाइट्रेट की, कि लेड नाइट्रेट को जब हीट करते हैं तो क्या होता है, याद है? एक रिएक्शन लिखवाई थी हमने। अगर आप लोग रिवाइज करते हैं क्लास को तो आपको याद होनी चाहिए वो रिएक्शंस, और याद अगर नहीं करते तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता सर, उसके लिए नो एक्सक्यूज। शायद जब रिएक्शन लिखूंगा तब याद आ जाए आपको थोड़ा बहुत। इसकी मैंने बैलेंसिंग बताई थी आपको एल्जेब्रिक मेथड से, अगर याद आया हो तो। तो देखिए, लेड नाइट्रेट जो होता है वो एक वाइट कलर का कंपाउंड होता है। लेड नाइट्रेट कंपाउंड के नेम आपको याद हो जाने चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी फॉर्मूला बनाना आप 9th क्लास में सीख चुके हैं। ये एक वाइट कलर का सब्सटेंस है जिससे कि लेड ऑक्साइड बनती है, जो येलो कलर की होती है। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है, और ये ब्राउन कलर का फ्यूम होता है, या ब्राउन कलर की गैस कह सकते हो, और ऑक्सीजन तो आपको पता ही है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है देखिए, एक वाइट कलर का सॉल्ट है, ठीक है, सॉलिड हो सकता है वो हमारा सॉल्ट। इसको हीट किया गया तो एक येलो कलर का सब्सटेंस बना और प्लस ब्राउन कलर का धुआं निकला। बेटा ध्यान रखिएगा कि पूरी एनसीईआरटी के अंदर ब्राउन कलर के धुएं वाली रिएक्शन यही पढ़ोगे आप। ठीक है, इसके अलावा कोई रिएक्शन नहीं है। तो ये मान के चलो कि ब्राउन कलर का धुआं आया, माइंड में क्लिक करना चाहिए आपके, कौन सी रिएक्शन है, लेड नाइट्रेट की। जहां ब्राउन कलर का धुआं दिखा, आप सीधा सोच लो लेड नाइट्रेट हीट हुई है। ठीक है, दूसरी चीज देखनी नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर, पूरी एनसीईआरटी के अंदर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की गैस का रिएक्शन यही है, और कोई रिएक्शन नहीं दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा अच्छे से। ये जो चीजें होती है ना बेटा, ये जो छोटी छोटी चीजें ये एग्जाम में आपको मार्क्स दिलाएंगी। ठीक है, तो ये थी हमारी थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसमें कि हम देखते हैं कि हीट से सब्सटेंस ब्रेक हो रहे हैं। कि जब हीट होती है तो उसमें सब्सटेंस ब्रेक होते हैं। ये सिंबल जो देख रहे हैं हम, ट्रायंगल का, ये ट्रायंगल का सिंबल होता है हीट का। तो हीट जब देते हैं हम तो ऊपर ट्रायंगल लगा देते हैं सिंबल की फॉर्म में। इज इट क्लियर? नेक्स्ट सेक्शन आती है हमारी। फर्स्ट हमारी हो चुकी है थर्मल डिकम्पोजिशन, सेकंड आएगी हमारी फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब अगर फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन की बात की जाए तो डिफाइन वही रहेगी इसकी, रिएक्शंस इन विच a substance is break down into two or
मोर सब्सटेंसेस बाय एक्शन ऑफ लाइट। सनलाइट स्पेशली बता रहा हूँ यहाँ पे मैं। तो एग्जांपल देखते हैं इसका। AgCl, इस पे जब सनलाइट पड़ती है, मैंने यहाँ पे HV लिखा है, HV का मतलब होता है सनलाइट, आप सनलाइट भी लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, HV लिख दो या फिर पूरा सनलाइट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। जब सिल्वर क्लोराइड के ऊपर सनलाइट पड़ती है तो वो सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस में टूट जाती है। ठीक है, ठीक है हमारा। व्हाइट कलर का सॉल्ट होता है। सिल्वर का कलर कैसा होता है हमारा? ग्रेइश, या ग्रे कह सकते हैं। आपको पता है चांदी का रंग कैसा होता है? चांदी का कलर व्हाइट नहीं कह सकते आप उसको, चांदी को। हाँ, ग्रे शेड होती है वो। ठीक है, तो ग्रे शेड कह सकते हो उसको। तो सिल्वर क्लोराइड की जब सनलाइट पड़ती है तो वो सिल्वर और क्लोरीन में टूटती है। सेम रिएक्शन फॉलो करता है सिल्वर ब्रोमाइड भी। क्लोराइड की जगह अगर ब्रोमाइड हो तब भी सेम रिएक्शन होगी। AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, सनलाइट पड़ेगी इस पे जब, तो टूट जाएगा ये सिल्वर प्लस ब्रोमीन में। आप लोगों को पता है आजकल तो डिजिटल कैमरे चलते हैं, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा घर के अंदर अपने मम्मी पापा की फोटो देखी होगी। ठीक है, या कभी घर में कुछ देखा हो, नेगेटिव रील्स पड़े हुए देखे हो। तो पुराने टाइम पे ना रील वाले कैमरे चलते थे, और वो रील्स पहले लैब में जाती थी, लैब में उसको धोते थे रील को, और उससे प्रिंट आउट निकाले जाते थे। ठीक है, कलर प्रिंट आउट निकलते थे, ब्लैक एंड व्हाइट भी निकलते थे। तो हम लोग अगर बात करें, जैसे मैं अपने बचपन की बात करता हूँ, तो मेरे बचपन के अंदर कलर फोटोग्राफ्स होती थी बहुत सारी। मेरे बर्थडे की फोटो होती थी, कलर्स निकलती थी, मजा आता था बहुत देखने में, रील धुल के आती थी, हम लोग वेट करते थे। बट हमारे, अगर हम पापा मम्मी की बात करें या दादा दादी की बात करें, तो उनकी फोटो मैंने देखी है अपने घर में रखी हुई, ब्लैक एंड व्हाइट। तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी जो होती थी वो बहुत ट्रिकी होती थी बहुत पुराने टाइम पे। तो उस ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर इसी रिएक्शन का यूज किया जाता था, यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। पुराने टाइम पे जब ब्लैक एंड व्हाइट फोटो बनती थी, तो उसमें इसी का यूज किया जाता था। जो रील्स होती थी, ठीक है, सिल्वर की कोटिंग होती थी, सिल्वर ब्रोमाइड की। उसको जब धूप में सुखाते थे या अंधेरे में रखते थे इसमें, ठीक है, सिल्वर से अलग निकलती थी। इस तरह से उसकी रिएक्शन से हमारी इमेज तैयार होती थी। ठीक है, प्रॉपर प्रोसेस मैं आपको नहीं बताता कंप्लीटली, बहुत लंबा है। बट आप याद कर सकते हैं कि हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इस रिएक्शन के तौर पर यूज करके उसको क्लियर किया था। ठीक है, और उससे इमेज तैयार की जाती थी। अब ये जो मैंने लाइन स्पेशली लिखवाई है वो इसलिए लिखवाई है बिकॉज क्वेश्चन कई बार बोर्ड में बन जाता है कि राइट द रिएक्शन विच वर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। तो जहां ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफर की बात आई, वो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। या कह सकते हैं क्वेश्चन आ गया कि अ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ठीक है, व्हेन इट इज एक्सपोज टू सनलाइट, ठीक है, अ ग्रे कलर कंपाउंड इज सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। तो आपको कह सकते हो कि जहां ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी का नाम आ गया वहां पे सिल्वर ब्रोमाइड वाली रिएक्शन ही है। और जब उसको रखा गया है तो आपको रिएक्शन याद होनी चाहिए कि सनलाइट में रखते हैं तो क्या निकलेगा उसमें से, सिल्वर और ब्रोमीन। सिल्वर कैसे कलर की होती है? ग्रे कलर की। तो इस तरह से कुछ कंसेप्ट आपको याद रहते हैं, उससे आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं इसका, डेट इज H2O2। आप लोगों ने जनरली पढ़ा होगा 9th तक कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाकर क्या बनता है? वाटर। हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर, हर जगह ही पढ़ा है। लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बनती है। इसका नाम क्या है हमारा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसको अगर हम सनलाइट में रख दें तो ये H2 + O2 में टूट जाती है। ठीक है, H2 सॉरी, सॉरी, H2O + O2 में टूट जाती है। ठीक है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होती है हमारी, ये कहाँ यूज की जाती है? बताएंगे जरा, किसी ने सुना है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का नाम? अगर सुना हो तो बताइए जरा थोड़ा सा। नहीं पता होगा। देखिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जनरली अगर देखें हम, ठीक है, तो वो अभी जब कोविड आया था, आप याद करें कोविड के टाइम पे सैनिटाइजर बहुत बिके थे। सैनिटाइजर के अंदर जो मेन कंपोजिशन होता है, एक तो बनता है उसमें आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का,
और एक बनता है इथाइल अल्कोहल का। जनरली जो इथाइल अल्कोहल वाले सैनिटाइजर होते हैं उसमें थोड़ा सा मिक्सचर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भी डाला जाता है। ठीक है, जर्म्स को किल करने के लिए, पहली बात। सेकंड चीज, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज सलून्स में होता है। ठीक है, सलून्स में मैनिक्योर पेडिक्योर टाइप की चीज होती है। फीमेल्स को पता होगा, लड़कों को शायद ना पता हो। ठीक है, लड़कियों को पता होगा। और ब्लीच वगैरह होता है, उसमें भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड डलता है। ठीक है, तो वो एक ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है। ठीक है, तो वहाँ पे इसका यूज किया जाता है। तो ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सोल्यूशन है, इसको हमेशा स्टोर इन डार्क बोटल्स। अब ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि डार्क बोतल में क्यों रखेंगे, ब्लैक कलर की बोतल में इसको स्टोर करते हैं। रीजन, अगर हम इसको लाइट कलर की बोतल में रखेंगे तो सनलाइट पड़ेगी, और सनलाइट पड़ने पर डिकम्पोजिशन होकर क्या बना देगी ये, वाटर और ऑक्सीजन। तो जो हमारा कंपाउंड है वो टूट जाएगा, ओरिजिनल चीज बचेगी ही नहीं। इसलिए इसको डार्क बोटल्स में स्टोर करते हैं। ठीक है, नाउ लास्ट रिएक्शन डीकम्पोजिशन के अंदर कौन सी हमारी, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। सॉरी, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन डिफाइन हमारी सेम रहेगी, बस बाय द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। ठीक है, reactions in which a substance is break down into two or more substances by action of इलेक्ट्रिसिटी। जब किसी रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से एक सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में टूटता है, तो उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। होता कैसे, एग्जांपल देखते हैं। एक सिंपल सा इसका एग्जांपल, जब वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है, तो वाटर H2 + O2 में ब्रेक डाउन होता है। अब कैसे होता है इसका सेटअप देखते हैं पहले, छोटा सा एक। देखिए, ये समझ ले कोई बीकर है या कोई कंटेनर है। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या डाल दिया, वाटर, प्लस इसमें थोड़ा सा हम सॉल्ट ऐड करते हैं, हल्का सा। अब पता है सॉल्ट क्यों डाला गया? बिकॉज प्योर वाटर इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कभी भी प्योर वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए इसमें क्या डाला गया, सॉल्ट। अब इसके ऊपर दो रॉड लगाई गई। ठीक है, और इन दो रॉड्स को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ए पॉजिटिव टर्मिनल और ए नेगेटिव। अब इसमें से एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है। ठीक है, कैसे पता चलता है कि क्या कैथोड है और क्या एनोड है? तो उसके लिए देखो, सिंपल सा एक ट्रिक बता रहा हूँ, साइड में देख लीजिए। डोंट बी पैनिक, पैनिक मीन्स पॉजिटिव एनोड और नेगेटिव इज कैथोड। ये अगर समझ में नहीं आता लिखने में तो लिखने की जरूरत नहीं, बस मेरी बात सुनिए। पॉजिटिव एनोड, नेगेटिव इज कैथोड। तो हमेशा पॉजिटिव वाला पार्ट जो होगा वो क्या होगा, एनोड। यानी कि ये वाला साइड क्या आ गई हमारी, एनोड। और नेगेटिव वाला क्या हो गया हमारा, कैथोड। अब दोनों के ऊपर हमने टेस्ट ट्यूब रख दी उल्टी करके।
और कुछ हमने गैस देखी यहाँ पे भी इकट्ठी होती हुई थोड़ी सी। मतलब ये गैस आपको दिखेगी नहीं, यहाँ पे बुलबुले से उठेंगे पानी के अंदर। ठीक है, इस पानी के अंदर बुलबुले से उठेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ कुछ गैस बन रही है। ठीक है। तो बेसिकली जो हाइड्रोजन होती है वो इकट्ठी होती है कैथोड पर, और ऑक्सीजन इकट्ठी होती है एट एनोड। अब इसका रीजन देखते हैं क्या है कि ऑक्सीजन एनोड पे क्यों जाती है, हाइड्रोजन कैथोड पे क्यों जाती है। देखिए ऑक्सीजन का आपने आयन पढ़ा था 9th क्लास के अंदर, याद है? ऑक्साइड आयन, उस पर चार्ज था नेगेटिव। ठीक है, तो वो नेगेटिव चार्ज होता है ना, वो पॉजिटिव वाले चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसका, एनोड का, उस पर सारी ऑक्सीजन नेगेटिव वाली इकट्ठी होती है। ये तो पता है आपको कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। तो नेगेटिव वाला चार्ज कहाँ जाता है सारा, पॉजिटिव वाले पे, और पॉजिटिव वाले दूसरा वाला ऑटोमेटिकली कैथोड पे इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन है यहाँ पे, ये पॉजिटिव की तरह ट्रीट करता है यहाँ पे इस जगह। ठीक है, तो इस तरह से हमारा वाटर जो है वो टूटता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। सिमिलरली अगर हम NaCl का करें इलेक्ट्रोलाइसिस, तो उसमें भी सोडियम के आयंस और क्लोरीन के आयंस टूटते हैं। ठीक है, पॉजिटिव वाला आयन कहाँ जाएगा, कैथोड पे, नेगेटिव वाला कहाँ जाएगा, एनोड पर। इस तरह से इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन होता है। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिसिटी से एक सब्सटेंस टूटकर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में डिवाइड होता है। तो देखिए ये थी हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। हो सकता है कि थोड़ा मुश्किल लगे, क्योंकि चैप्टर में पहली बार आप इतनी रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन बन जाती है, बट डोंट बी पैनिक। पॉजिटिव एनोड, नेगेटिव इज कैथोड। ठीक है, कभी पैनिक नहीं लेना, बहुत आराम से पढ़ना है। 15-20 मिनट, आधे घंटे की क्लास होती है हमारी, ज़्यादा नहीं होती। तो एक बार रिवाइज कर लो उसको। ठीक है, अगर समझ में नहीं आता तो दोबारा देख लो। फिर भी डाउट होता है तो कमेंट करो मुझे, कुछ और हम ट्राई करेंगे उसको बताने के लिए उस टॉपिक को। ठीक है, मैंने कहा आपको संडे को जो स्पेशल क्लास रखूंगा मैं कभी, वो उसी के लिए रखूंगा जब आपके डाउट्स होंगे, कमेंट आएंगे कि हाँ सर ये चीज़ समझ नहीं आई, तो ये दोबारा बता दो। तो संडे में वो वाला क्लास हम रख सकते हैं उसके लिए। ठीक है, इवन इन फ्यूचर अगर आप कहेंगे तो मैं लाइव क्लास भी लूंगा आप लोगों की, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं सिर्फ इस यूट्यूब पे चाहता हूँ कि बच्चे को फ्री में अच्छी एजुकेशन मिल जाए, 10th अच्छे से आप पास आउट कर लें। ठीक है, तो मेरा मोटो यही है। व्यूज ना आए कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट टाइम बढ़े कोई दिक्कत नहीं है, बस लाइक शेयर करते रहो, क्योंकि लाइक से थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, अगर अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है, थैंक यू बेटा। बाय ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग आगे का पढ़ेंगे, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो होपफुली 2-3 क्लास में भी चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा। ठीक है, तब तक के लिए रखते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे, बाय।